बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं इमरान हसन। आपको मालूम है हम मुसलसल मैराथन ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ प्रिकॉशंस को लेकर, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर, और उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट कोविड से नहीं करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है बीच में ही सारी सूरत हाल के अंदर, वो है स्पेस एक्स के हवाले से। आपको मालूम है जब तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा कुछ अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का फैसला किया गया है खला के अंदर, जो कि पहली दफा एक प्राइवेट कंपनी की कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहा है। लॉन्चिंग पैड इसमें अमेरिका का इस्तेमाल होगा। जो दोनों साइंसदान है, जो दोनों स्पेसमैन है, वो उनका ताल्लुक अमेरिका से है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो मजमूई तौर पर जो टेक्निकल सपोर्ट है वो रशिया की जानिब से इसमें शामिल की गई है। और ये दुनिया के अंदर इस वक्त समझ लें कि एक नई तारीख रकम हो रही है। इसके ऊपर बहुत से लोगों की नजरें हैं। ये स्पेस मिशन कल लॉन्च होना था, मौसम की खराबी की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। आज अब तक जब तक हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं इसकी, तो आज इसके लॉन्च होने के इम्कानात मौजूद हैं। कोई मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8:22 पे जो आखिरी अपडेट्स मैंने पढ़ी हैं, रिसेंट क्या है न्यूज़ के ऊपर, वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू नो हिम। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं और इसमें फर्दर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए क्या हो सकता है, तरक्की पजीर ममालिक का क्या रोल हो सकता है, विद दैट हम इससे क्या सीख सकते हैं, सारे पहलू जरा हम फवाद साहब से बात कर लेते हैं इस हवाले से। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने भी जब मिनिस्ट्री का चार्ज लिया तो आपने भी कुछ ऐसी चीजें कहीं, बीइंग मिनिस्टर, कि हम इन सर्टन पहलुओं के ऊपर काम करेंगे, और उसमें से कुछ पे आपने काम करना शुरू भी किया। उसमें से रिसर्च भी एक था कि आपने कहा कि हम रिसर्च को बेहतर से बेहतर करें तो मजीद एक्सेल कर सकते हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर। इस वक्त हम अगर स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं इसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हम उन ममालिक में नहीं हैं जिनको काउंट किया जा सके सारी स्ट्रगल में जो कि स्पेस को डिस्कवर करने के हवाले से की जाती है, लेकिन स्टिल हम अपना इनपुट तो दे सकते हैं और आने वाले वक्त में इसका हिस्सा बन सकते हैं। बीइंग मिनिस्टर, आप कैसे देख रहे हैं आज की डेवलपमेंट को, चौधरी साहब? अच्छा, सबसे पहले तो इसका जरा स्पेस एक्स जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस जरा पहले देख लीजिए कि ये जो हमारा ये जो एक इस दफा जो अमेरिका नासा और एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जी। ये कोलैबोरेशन जो है ये शायद इतना बड़ा वाकया है कि चांद पे जब इंसान उतरा था उसके बाद चंद जो बड़े इंपॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड वाकयात हुए उनमें से एक वाकया ये है। अब ये क्यों ये मैं कह रहा हूँ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंसान ने एक बड़ा पिछले कई दहाइयों से ये ख्वाब है कि क्या आम आदमी जो है वो स्पेस में जा सकेगा, क्या हम चांद के ऊपर कॉलोनाइज कर सकेंगे, वहां पर रह सकेंगे, क्या हम मरीख जो है उसको मुसख्खर कर सकेंगे। ये वो सवालात हैं जो ह्यूमन थॉट में चलते आ रहे हैं, और ये जो तजुर्बा किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा कदम है इस ख्वाब की तरफ। वो कैसे? एक तो ये जो जा रहा है, सैटेलाइट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनी भेज रही है, यानी आप आइंदा टिकट्स लेके स्पेस में जा सकेंगे, और ये एनेबल किया है पहली बार एक ऐसा सफर। दूसरा क्या, पहले होता था रॉकेट जाते थे वो वापस नहीं आते, वो खुला में जो सैटेलाइट है उसका डिब्बे बन जाता है। ये पहला कैप्सूल है जो ना सिर्फ जाएगा बल्कि वापस भी जमीन के ऊपर लैंड करेगा। और इसकी जो तीसरी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस है, या इसका जो एक और अहम किरदार है वो ये है कि आपने ये एक हमने जो एक इसकी जो ग्रैंड प्लान है उसमें यह है, एलन मस्क कहते हैं कि हमें 10 लाख लोग जमीन से लेकर आसमान चांद के ऊपर हमने बसाने हैं और उसको कॉलोनाइज करना है, और उसके बाद मरीख का सफर जो है वो हमने करना है। और ये एक जो पहला ये एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट का पहला तजुर्बा होगा जो हमें ये जाएगा, और एक बाकायदा जिस तरह से जहाज जाता है कहीं और फिर वहां से सवारियां भर के वापस आ जाता है, ये उस तरह का एक मॉडल जो है वो इन्होंने क्रिएट किया है जो बहुत ही आई वुड से जबरदस्त है। फिर इसकी कॉस्ट जो है वो 1/3 है जो पहले प्रोजेक्ट्स हैं उनसे, तो इसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी कम लेके हैं। तो इसके नतीजे में एक पूरा नया दौर एक स्पेस टेक्नोलॉजी का शुरू होगा। इसके साथ और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं इसमें फॉर एग्जांपल ये है कि वो सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं जिससे इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के थ्रू बराह रास्त जो है वो लोगों को दिया जा सके। उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट्स की
मोनोपोली है एक, वो भी, उसको भी नया खतरात जो है वो होंगे। सही। और उसके साथ साथ ये भी हो जाएगा कि जो इनएक्सेसिबल एरिया में जहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ज़ाहिर है सेटेलाइट से आ रहा होगा तो वो उसकी जो कह दीजिए कि जो स्पीड है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा राइट। होगी अच्छा उस फवाद साहब, इंटरनेट। ये भी बताइए कि इसमें ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर है खास तौर पे स्पेस रिसर्च के हवाले से या रिसर्च वर्क के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस और साउथ एशिया एंड पाकिस्तान बिलुमूम, इस पे क्या असर पड़ेगा इस वाक़े का? अगर ये फ्लाइट कामयाबी से हो जाती है और ये वाक़या कामयाब होता है तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा ओवरऑल इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जो कि रिसर्च के हवाले से बिल्ट हो रहा है फिल वक्त दुनिया में? इसका जो सबसे बड़ा असर ये आएगा कि अभी तक जो स्पेस प्रोग्राम्स है ना वो गवर्नमेंट्स कर रही है, और गवर्नमेंट्स जो है वो इसके ऊपर ज्यादा पैसे भी वही देती है, एक तो पैसा चाहिए बहुत होता है, बट ये इससे एक प्राइवेट R&D का रास्ता जो है वो बड़ा खुलेगा। प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसमें पैसे डालेंगी, इंजेक्ट करेंगी, और प्राइवेट एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शुरू होगी। खुद पाकिस्तान में जो आगे आप बात कर रहे थे, देखिए हमने जब शुरू किया था अपना स्पेस प्रोग्राम 1959 में, जब डॉक्टर अब्दुल सलाम और जनरल अयूब खान अमेरिका गए और नासा के साथ हमने कोलैबोरेट किया, और फिर 1961 में जब हमने स्पार्को की बुनियाद रखी, तो 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा था रहबर के नाम से। सही। उस वक्त तक चाइना और इंडिया तो रेस में भी नहीं थे। एशिया में पाकिस्तान USSR के बाद दूसरा मुल्क था जिसने अपने रॉकेट जो है वो स्पेस में भेजे थे। ये थी हमारा आगाज हमारे स्पेस प्रोग्राम का। वो तो बाद में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि 30-40 दहाइयां जहां हम बिल्कुल एक उस अपनी R&D को, अपना साइंस टेक्नोलॉजी को हमने पीछे छोड़ दिया और बहुत नुकसान में हमने रहे। और वो उसमें और बड़ी वजूहात हैं कि हमने अपनी उस तरह से सिविल R&D को उस तरह से जोड़ा नहीं। अदरवाइज ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो बहुत बेहतर थी बाकी बहुत सारे ममालिक से, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं था R&D में। हमने आकर अपना एटम बम बना लिया, अपना मिसाइल प्रोग्राम हम चला रहे हैं, अपना JF थंडर बना रहे हैं। तो इंजीनियरिंग साइंस के हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड हमारा टैलेंट है। अच्छा फवाद साहब, जैसा कि अभी रिसेंटली यौम तकवीर भी गुजरा 28 मई को, और आपने खुद जिक्र भी किया हमारी हिस्ट्री बड़ी बड़ी ज़बरदस्त रही है, लेकिन खास तौर पे हम पिछले 2 डेकेड्स की या 3 डेकेड्स की अगर बात कर लें, जैसा कि आपने खुद भी रेफर किया, तो लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रही स्पेस के ऊपर रिसर्च करना या इस हवाले से काम करना। और कहीं हमें हमारी किताबों के अंदर भी माँ सिवाय सिलेबस के अंदर कोई एक जमात के एक चैप्टर के अलावा हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है और इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। हम इसकी अहमियत कैसे उजागर करें, इसकी अहमियत का कैसे पता चले कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानिब आएँ, और मिनिस्ट्री आपकी इस हवाले से क्या इक़दाम करिए? नहीं, हम तो अपनी कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है 80 की दहाई में हमने कई गलतियां की, उनमें जो 2 मेजर गलतियां हमने की, एक तो हमने 80 की दहाई में हम बाहर के लोगों के कहने के ऊपर हमने यहाँ पर जो है वो मदरसे वगैरह तो हमने बहुत बनाए, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हम वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे येल, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनके कैंपसेस भी यहाँ पे खोले। अगर 80 की दहाई में ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ पर होते तो आज पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही डिफरेंट होता। लेकिन उसके बाद हमने एक और बड़ी गलती ये की कि अमेरिका है, इजराइल है, चाइना है, इन्होंने अपनी जो सिविल रिसर्च थी और मिलिट्री रिसर्च इसको वो साथ साथ लेके चलते रहे। हमने इसको साइलोज में कर दिया, तो जो मिलिट्री रिसर्च है वो मिलिट्री में रह गई और सिविल रिसर्च सिविल में रह गई। अब हमने आके, और इसमें मुझे बहुत सपोर्ट हासिल है हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी और हमारी सिविल लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हम एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सिविल मिलिट्री रिसर्च को हम इकट्ठा कर रहे हैं, और उससे बहुत हमारा जो R&D है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। क्योंकि बहुत बेशुमार चीजें हैं जो मिलिट्री में R&D होती है उसकी सिविल यूज है, सिविल में बहुत सारी चीजें हैं जिसका मिलिट्री में यूज है। तो हम इसको एक पूरा जो है वो सेटअप हम बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। चले अच्छा, एक आपने इसमें पॉइंट कहा कि आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, आम आदमी से मुराद जो स्पेस में जाना चाहता है वो स्पेस में जा सकता है टिकट लेके, आपने कहा। इसमें जो दोनों साहिबान हैं मिस्टर रॉबर्ट बेंकन एंड डगलस हार्ले, ये दोनों US एयरफोर्स से मुतल्लिका रहे हैं। एक गालिबन को 47 साल उनकी उम्र है, कि कोई 53 साल उम्र है, लेकिन एक इंजीनियर हैं और एक पायलट रहे हैं, जहाज उड़ाते रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये भी है कि अगर स्पेस में किसी ने जाना है तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके, उसका कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है। तो क्या ऐसा होगा, लोगों को टेक्निकल नॉलेज स्किल्स लेनी पड़ेंगी टू गो इन स्पेस इन फ्यूचर?
अभी तो ये शुरुआत है ना। हम्म, जब आगे जाते जाएंगे तो वो गाड़ियों के डिजाइन जो हैं, जो जो जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, ये कैप्सूल्स के डिजाइन बदलते जाएंगे सही। और फिर लोग, आम आदमी ज्यादा एक्सेसिबल जो है होता जाएगा। सो ये अभी फ्रेंकली, क्योंकि ये तो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन तो लामहदूद होती है। सो हमें नहीं पता फ्रेंकली, दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो रही है। ये शायद मेरी आपकी जिंदगी में ही हो सके कि हम आम लोग जो हैं वो टिकट लेके तो स्पेस में जा सकें, क्योंकि ये अब एक दौड़ शुरू हो जाएगी अमीर कंपनीज में कि वो एक ये जो टूरिज्म है इसको किस तरह से कैप्चर करते हैं, हम चांद को कैसे कैप्चर करते हैं। पाकिस्तान में तो हम देखिए अजीबोगरीब बहसों में पड़े रहते हैं कि चांद नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता। दुनिया तो बड़ी आगे चली गई है, हमें इन ट्रू बहसों दैट। से अच्छा, आगे एक बड़ा निकल अहम के नुक्ता है, किनारे चूंकि आप निकलना। वजीरे इतलात भी रहे हैं और आप खुद एक एंकर पर्सन भी रहे हैं, आप टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इस सारे सूरत हाल में, और ओवैसी पॉलिटिशियन तो हैं ही आप। हमारा मीडिया इस किस्म की खबरों को चॉइस साहब क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देता? अभी इतनी बड़ी खबर है, आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करें तो हार्डली कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है जो कि इसके ऊपर लिख रही है या बता रही है। इंटरनेशनल वेबसाइट्स लिख रही हैं, इंटरनेशनल चैनल्स लिख रहे हैं। हमारे मीडिया के लिए ऐसी बड़ी खबरें खबरें क्यों नहीं हैं? इन तरजीहात का तयन हम अब तक क्यों नहीं कर पाया? मीडिया हमारा कोई बच्चा तो नहीं है, 20 साल हो चुके हमारे निजी मीडिया को भी, सरकारी मीडिया भी बहुत पुराना है, हम तो इसको कवर कर रहे हैं, आपके सामने ही है, लेकिन अमूमी तौर पे जो निजी मीडिया है खास तौर पे, उसके ऊपर ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है इंपॉर्टेंट। डोंट यू थिंक इसको तरजीह दी जानी चाहिए? देखिए वो तरजीह तो देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी जो एक बड़ी पॉपुलेशन की में बहस, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये हो कि चांद देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता, उससे आप अंदाजा लगा ले कि हमारा जो साइंस का, टेक्नोलॉजी का इल्म है आम आदमी का, वो कितना महदूद रह गया है। हम्म। और हमने चूंकि जो प्राइवेट मीडिया स्पेशली, वो तो टीआरपी पे चलता है। तो जब आम आदमी को समझ नहीं आएगी तो वो फिर मीडिया उसको वो जोर नहीं लगाता समझाने में। तो पहले तो जाहिर है कि ये हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कायम करे, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली जब से मैंने मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ली है, मैंने पूरी कोशिश की है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान आए लोगों का। और फिर अमली जो सूरत हाल है, जैसे आपने कोविड में आपने देखा कि जब 26 फरवरी को पहला केस आया था तो हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हर चीज हम अपनी जो है वो खुद बना रहे हैं और अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें ये जो R&D रिसर्च के साथ, साइंस के साथ जो जुड़े हुए फायदे हैं, आम आदमी कैसे फायदा उठाता है, जब वो उजागर होगा तो फिर आम आदमी का इंटरेस्ट आएगा। बट आई एम हैप्पी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये सोच यकीनन अब आ रही है। और वो अब ये जो रवायती हमारी आप पहले तो हर बंदा जो था ना वो डॉक्टर बनना चाहता था या खाली इंजीनियर बनना चाहता था, अब एक हमारे यहाँ एक पूरी लॉट है जो साइंटिस्ट बनना चाहती है, जो स्पेस साइंसेस को एक्सप्लोर करना चाहती है। फिर इसको हमें अभी जो है मजीद इसको ऊपर हमें काम करना है इंशाल्लाह। अभी हम जो प्लान ला रहे हैं, मैं अभी प्लान ला रहा हूँ 3 साल का और 7 साल का जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, उसमें एक ही एरिया ये है कि हम अपनी 16 यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएं और अपने 30 कॉलेजेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाएं। तो उससे एक जो है वो हमारे यहाँ HR क्वालिटी जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये एक वैसे और बड़ी पॉइंट बात इसमें ये है कि आपके आने के बाद अब लगता है कि जब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होगी तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस वजीर को कुछ नहीं देना तो वजारत साइंस दे दी, आपने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया है। ये क्रेडिट है आपका। अच्छा फवाद साहब, आपने चूंकि कोविड का जिक्र किया तो हमने ये भी देखा कि शुरू में आपने एफर्ट्स की, नस्ट के साथ मिलकर आपने मुख्तलिफ मौकों पे अपडेट भी किया अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कि हम कोविड को लेकर इन अशिया के ऊपर काम कर रहे हैं। उस वक्त सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। अब विद द टाइम आपको मालूम है पिछले 24 घंटों के अंदर 72 डेथ्स हुई हैं कोविड को लेकर और सिचुएशन खराब हो रही है। 60,000 प्लस इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। तो हमारी जो तैयारी है खासतौर पर इस इक्विपमेंट को लेकर फवाद साहब, वो जो आपने भी प्लान किया था वो इस वर्स्ट सिचुएशन के मुताबिक थी या उन हालात के मुताबिक थी? अब हम कहां स्टैंड करें, कुछ बता सकते हैं आप हमें? अब हमारा जो वेंटिलेटर है वो तो उसके ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाय थर्सडे हम ये जो तमाम ह्यूमन ट्रायल्स भी मुकम्मल हो जाएंगे और हम कमर्शलाइजेशन में चले जाएंगे। तो हमारे अपने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में हम उसकी अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है, तो मुझे उम्मीद है कि हम, जो मुझे इंजीनियरिंग काउंसिल ने बताया है कि हम उसको शुरू करने की फेज में आ जाएंगे। और उसके अलावा बाकी सारा सामान तो हम अब पहले अपने ही बना रहे हैं, उसमें तो हम अब बाहर से नहीं मंगवाते बल्कि हम बाहर भेज रहे हैं। तो वो तो सिर्फ हमारा वेंटिलेटर रह गया था
वेंटिलेटर हमारा जो है वो आ जाएगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हमारी कई चीजें हैं जो हम बाकी भी हम इक्विपमेंट जो है वो खुद बनाना शुरू कर दें। अच्छा, आपने बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा कि हम तकरीबन 16 यूनिवर्सिटीज और कई कॉलेजेस को अपग्रेड करें अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और 3 से 7 साल का प्लान है आपका। क्या कुछ नए इदारे भी हमें बनाने की जरूरत है फवाद साहब? जिस तरह आपने जिक्र किया और दुनिया भर के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा इदारा इस्टेब्लिश करें हम जो कि आने वाले वक्त के अंदर एक सिंबल बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर? अगर नहीं तो पुराने क्या इदारे काफ़ी हैं इस सिचुएशन में, अगर हम उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें? आपका क्या ख्याल है? लेकिन वो बात यह है कि नए इदारों की भी खैर जरूरत तो हमेशा रहती है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन